भैया आपको पता है एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़ों रुपए बना के दे देगा, लाखों नहीं करोड़ रुपए बना के दे देगा। मैं ऐसे कैमरे में देख के बोलता हूँ, ठीक है, पूरी रील। कुछ नहीं करना आपको, एक फैक्ट्री डालो, 1 रुपए का ग्लास बनेगा और 3 रुपए में बिकेगा, 200% का मार्जिन। महीने के 1 लाख रुपए के ग्लास बनाओ और 3 लाख रुपए के बेचो, 2 लाख रुपए का खरा मुनाफा घर बैठे बैठे। और आपको अपनी फैक्ट्री डालने की भी जरूरत नहीं है, फैक्ट्री भी डालेंगे कोई भाई साहब जिन्होंने डाली हुई है, आपको बस उनसे माल उठाना और बेचना है। अनमोल साहब 30 सेकंड लगे, 2 लाख रुपए बन गए मेरे पास एक फ्रेमवर्क है TEMEN, TEMEN। तो मैं बोलता हूँ टाइम, एनर्जी, मनी, एजुकेशन और नेटवर्क, ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा बिजनेस आपका चल जाएगा। आपका एग्जांपल लेते हैं कि जॉब छोड़ के करना चाहिए, या आपको अगर किक आ गई तो फिर आप जॉब करोगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना यार बिजनेस में किक आ रही है, तो जॉब नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। तो सरकार अगर कहेगी ना भाई साहब कल से इस चीज़ में आपको, अगर डेली आपका हर पॉडकास्ट आएगा, हर पॉडकास्ट में यू हैव टू पे अनदर 20% ऑफ योर इनकम फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, तो आपको देना पड़ेगा सरकार को, आप मना नहीं कर सकते। दीपेंद्र गोयल जोमेटो के फाउंडर, 8,000 करोड़ का आदमी है, सैलरी लेता है 0, तो सैलरी पे तो कोई टैक्स ही नहीं देना, 8,000 करोड़ पे भी नहीं देना क्योंकि वो पेपर पे है, और उसको दिखा के मेरे को बैंक से लोन मिल जाता है। 10,000 करोड़ का आदमी होना चाहिए। मेरे को बस एक सरकार लूट रही है, बस इतनी सी लाइन बोलनी है। क्यों लूट रही है, कैसे लूट रही है, डेटा क्या है, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं सुनना, सबको क्या सुनना है? सरकार लूट रही है। हाँ, सरकार लूट रही है। यस। क्या आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तभी आप हमारी वीडियो पे आएँ, क्योंकि टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और आपको पता भी हमारे गेस्ट कौन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं उनका स्वागत करता हूँ, नितिन जोशी, जो एक सीनियर एंटरप्रेन्योर हैं और इतने सारे स्टार्टअप बनाए हैं सर ने, और इतने सारे स्टार्टअप का आइडिया भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और आज इनसे ही सीखेंगे कि एक बिज़नेस कैसे बनाया जा सकता है और उसे सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है, और कोई भी मतलब कोई ज़ीरो पे भी है ना तो वो बिज़नेस कैसे बना सकता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नितिन सर का। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को लग रहा है ये तो पहला मिनट है, लेकिन हम 1.5-2 घंटे से बात कर रहे हैं, और हमने कॉफ़ी भी मंगा ली है, और हम इस पे भी डिस्कशन हो गया कि भाई ये स्टारबक्स की कॉफ़ी यहाँ पे रखनी चाहिए या नहीं। हाँ, ये तो हो गया है। इस पे भी हमने काफ़ी थीसिस कर ली। इस पे भी आएंगे। हाँ, इस पे भी आएंगे। इस पे भी काफ़ी थीसिस कर ली। आएंगे कि इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले ही रहेगा, आप बिजनेस को कैसे देखते हो, या एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखते हो? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। मैं कई बार बोल चुका हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जीने का एक तरीका है, और ये कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं इसको प्रोफेशन नहीं मानता। तो मैंने जब शुरू करा था, मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जब मैंने शुरू करा था ना, तो मेरे को भी ऐसा था यार ये बिजनेस करना है, और इट इज़ अ प्रोफेशन, इट इज़ अ स्किल सेट। इवेंचुअली आई रियलाइज एंड अंडरस्टूड इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। ओके, ये एक जीने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप है। कैसे हमने इतनी सारी अभी 1.5 घंटे से 2 घंटे से बात कर ली, ठीक है, तो हमने उसके बीच में ये कॉफ़ी के बारे में बात कर ली, हमने कॉफ़ी ये इसके मग्स के बारे में बात कर ली, हमने ये कैमरे की मार्किंग्स के बारे में बात कर ली, हम छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड हैं, और हर बात में आपको दिखेगा अच्छा ये चीज़ कैसे कवर करी जा सकती है, ये यहाँ पे मार्केट दिखता है नहीं दिखता। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये तरीका है देखने का चीज़ों को। तो बस सिंगल लाइन में बोलूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो अंदर से, आप करते नहीं हो एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं बोलता भी हूँ कई बार कि बिजनेस करते हो आप, बिजनेसमैन बनना बहुत आसान है, बिजनेस खोलना बहुत आसान है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल काम है। तो बिजनेस खोलना सबसे आसान काम है, कुछ नहीं लगता, सबसे आसान काम। कैसे? पैसा लगना है, थोड़ा बहुत जो लगना है, वो कई केसेस में वो भी नहीं लगता, ठीक है। तो बिजनेस खोलने के लिए क्या करना है, आपको दुकान का शटर उठाना है बस। आजकल घर से भी चलते, तो घर पे बैठे बैठे बिजनेस खुल जाता है, लैपटॉप खोलना है। तो बिजनेस खोलना तो बहुत आसान है, कोई ऐसा भी नहीं है कि सरकार कोई डेट निकालती है इसी दिन, कोई पेपर भी नहीं देना बिजनेसमैन बनने के लिए। मैंने आज सोचा यार कल सुबह बिजनेस खोलेंगे, तो कल सुबह उठ के मैं बिजनेस खोल सकता हूँ, बोलूँगा आज से ये करूँगा। लेकिन वो माइंडसेट होना कि बिजनेस चलाया किस तरीके से जाता है, वो माइंडसेट नहीं होता एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। हम बात भी कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि लोग जॉब की तरह कर रहे हैं बिजनेस भी, नौकरी जैसे करते हैं ना उस तरीके से भी बिजनेस करते हैं। तो वो नौकरी की तरह नहीं, बिजनेस की तरह, एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे बिजनेस करना है उसको सीखना जरूरी है। थोड़ा सा इसके बारे में, नौकरी की तरह कैसे कर रहे हैं लोग? मतलब
देखो जॉब का एक माइंडसेट होता है इतने घंटे काम करूँगा। जैसे हमारे इंडिया में आप पूछोगे लोगों से भाई बिजनेस क्यों करना है, हाँ, तो क्या क्या रीजंस निकल के आएंगे पता है आपको? टॉप रीजंस क्या है? मेरे को बॉस की नहीं सुननी, ठीक है, रीज़न नंबर 1 होता है ये रीज़न। करेक्ट। मेरे को किसी की सुननी पसंद नहीं है। रीज़न नंबर 2, बिजनेस में ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। रीज़न नंबर 3, अपने मन के हिसाब से करूँगा, ठीक है। ये हैं टॉप 3 रीजंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अपना राजा खुद। अपना राजा खुद। जबकि बिजनेस एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। आप टाइम आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। मतलब जॉब में तो आपको शायद हो सकता है 6-5 घंटे डालने हैं, उसमें प्रोडक्टिव आवर्स आपके 2-3 घंटे हैं। बिल्कुल। या आपको कम से कम 12-13 घंटे तो डालने पड़ेंगे। मुश्किल होता है 12-13 घंटे, लेकिन डालने पड़ेंगे। उसमें प्रोडक्टिव आवर्स आपके होने चाहिए 5-6 घंटे कम से कम। यहाँ पे आपको किसकी नहीं सुननी पड़ेगी, मेरे को तो बस वो बताओ। आपको ऑफिस बॉय भी आपको घर आ देगा, आज भैया मैं पोछा नहीं लगा रहा, आज आप लगा लो। हो सकता है आपको लगाना भी पड़ जाए, ठीक है। और यहाँ आपको क्लाइंट भी धोएगा, यहाँ आपको एम्प्लॉय भी धोएगा कि सर मैं जा रहा हूँ। 2 महीने आपसे सीखेगा, तीसरे महीने टाटा बाय बाय कि जी बड़ा वाला मिल गया मेरे को, तो उस पर जा रहा हूँ मैं, थोड़ा इंसेंटिव वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ आपको सबकी सुननी पड़ेगी, आपको सबको पुचकारना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आप राजा नहीं बन जाते, यहाँ पे तो आप एक्चुअली वो फादर ऑफ द हाउस या मदर ऑफ द हाउस बन जाते हो। एक्चुअली बोथ फादर एंड मदर ऑफ द हाउस बन जाते हो, जिससे किसी भी तरीके की डिमांड आ सकती है किसी भी आदमी की। वेंडर, क्लाइंट, एम्प्लॉय, ऑफिस बॉय, एनीबडी विल डिमांड एनीथिंग फ्रॉम यू। और बिजनेस एग्जैक्टली वो जितनी चीज़ें हम सीखते हैं या समझते हैं ना बिजनेस शुरू करने के लिए पहले कि इस वजह से मैं बिजनेस करने वाला हूँ, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। ज़्यादा रिटर्न्स का कोई गेम नहीं है बिजनेस में मेरे हिसाब, मैं तो बिल्कुल मानता नहीं। अच्छा। मतलब एक्चुअली ये भी बहुत एक कहानी सी है कि भाई कितना रिटर्न बन सकता है बिजनेस में। बिजनेस में जॉब से कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न बन सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक चला गया था मेरा IIM कैलकटा दोस्त। एक मेरा दोस्त, उसने बोला मैं बिजनेस वगैरह करूँगा। यार IIM कैलकटा 20-30 लाख रुपए देके नौकरी क्या करनी। अब एक दोस्त मेरा 4 करोड़ साल के पैसे कमाता है जॉब में 4 करोड़ रुपए साल का कमाता है। मतलब हिल जाएगा आदमी। इन्वेस्टमेंट बैंकर है, प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करता है, इंसेंटिव वगैरह मिला के 4 करोड़ का CTC है उसका जॉब के अंदर। और वहीं वो दूसरा वाला दोस्त वो 40 लाख रुपए साल के निकालता होगा बिजनेस से। उसमें भी उसको दुनिया भर की परेशानियां हैं कि भाई मेरा पेमेंट वहाँ फंसा है। PNL बता रहा हूँ 40 लाख, कैश फ्लो में तो पता नहीं क्या है, PNL है 40 लाख का। और माल यहाँ से बैंक का फ़ोन आ रहा है, उसके कलेक्शंस नहीं दे पा रहा, भाई यहाँ भाई वहाँ। तो मुझे एक जो चीज़ समझ में आई ना, वो ये समझ में आई एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है इनकम्स में। ओके। एजुकेशन सिर्फ एक चीज़ है, एकमात्र चीज़ है। या तो आप पे बहुत बहुत पैसा हो, अंधा पैसा हो, तो पैसे से आप पैसा बना सकते हो, टेंशन ही नहीं है पीछे, पैसे से पैसा बना सकते हो आप। अच्छा, ठीक है। बट पैसे से पैसा भी एट पीक बेस्ट ROI इज 25 to 30% पर ईयर। दूसरी चीज़ जो मतलब आज अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए इसका साल का निकल के आ जाएगा एट पीक, ठीक है। निफ्टी वगैरह में डालूंगा तो मेरे को 11-12% निकल आएगा। अपना बिजनेस खोलूंगा तो एट पीक 30% तक तो कमा लूंगा। बट 30% से आपको लगता है भाई 60-70% का मेरा ROI होना चाहिए। दैट इज समथिंग विच एजुकेशन विल डू। और आपके पास बहुत पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपए ही नहीं है, और आपको बिजनेस शुरू करना है, तो एजुकेशन है वो पॉइंट जहां से आप वो ROI का जंप ले सकते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए के 1 करोड़ बना दूंगा, या 1 लाख रुपए के 10 करोड़ रुपए बना दूंगा, 1 लाख रुपए से $1 बिलियन कंपनी बना दूंगा। तो जितने भी आप ये कॉमन पॉइंट्स देखोगे उसमें एजुकेशन आपको मिलेगा। जितने भी $1 बिलियन स्टार्टअप्स देखोगे ना आप, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, वो सबसे बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी उनकी, करेक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा ROI निकाल पाए। क्यों? सबकी एजुकेशन निकालो, आप खंगालो, सबका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। गवर्नमेंट हमारा, जैसे मैं कंट्री का बताता हूँ आपको, हमारी कंट्री 2.5% एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है ऑफ GDP। 2.5% ऑफ GDP हमारा एजुकेशन में खर्च होता है। ओके। रेफरेंस में बताऊँ तो US करता है 6%, ठीक है। लेकिन US की GDP भी है भाई $27 ट्रिलियन की, हमारी 3.5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की, पौने 4। हम 2.5% खर्चा करते हैं। 2 चीज़ें हैं जिससे देश आगे बढ़ता है, 2 इन्वेस्टमेंट चाहिए, हेल्थ केयर और एजुकेशन। प्राइमरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे देश आगे बढ़ेगा, जिससे देश की प्राइमरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम, ताकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि हर एक के पास इक्वल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी हो आगे बढ़ने के लिए। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर कोई आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब लेकिन क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हमने देखा है ये। बिल्कुल ठीक है, जितने भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उन पे अच्छी कंपनियां हैं, जिनका परिवार एजुकेशन को सपोर्ट करता था उन पे अच्छी कंपनियां हैं, जिनके घर में इस तरीके का माहौल था कि उन्होंने आगे पीछे से भी सीख लिया, मतलब पीयर लर्निंग भी जिनकी स्ट्रांग थी, कम्युनिटी लर्निंग अच्छी, मतलब कई लोग ड्रॉप आउट गिनवा देते हैं मेरे को आके, तो मैं कहता हूँ यार ड्रॉप आउट मत गिनो आप ये गिनो ये आदमी किसके साथ बैठ रहा था, आप ये गिनो इसके पेरेंट्स क्या करते हैं। आप एक पैरामीटर मत देखो कि ये ड्रॉप आउट है मैं भी ड्रॉप आउट बन जाता हूँ, आप ये देखो इसने ड्रॉप आउट कौन से कॉलेज से करा। ओके आप IIT से ड्रॉप आउट कर रहे हो तो आप पहले IIT गए ना, मतलब तो अब आप IIT गए तो आप IIT कैसे पहुंचे। अब मेरे को किसी ने रितेश अग्रवाल साहब का एग्जांपल दिया था कि वो ड्रॉप आउट है वो किरोड़ी मल से ड्रॉप आउट है, ठीक है, आप पहले किरोड़ी मल पहुंचो, ठीक है। ड्रॉप आउट वो क्यों बने, क्योंकि उनको थियल फेलोशिप मिल गया था। पीटर थियल USA में सेकंड बैच, एशिया का इकलौता आदमी पहला आदमी पहुंचा रितेश अग्रवाल। तो थियल ने बोला भाई मैं तभी लूंगा जब तुम ड्रॉप आउट होगे, तो इन्होंने बोला ठीक है, तो मतलब मैं भी करूंगा ड्रॉप आउट, आप भी करोगे, नहीं करोगे, करेंगे। पीटर थियल आपको बोल रहे आ जाओ भाई, बिल्कुल। इलॉन मस्क के साथ जिसने पेपैल बनाई हो, वो आपको बोले भाई मेरे पास आके मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टार्टअप्स कैसे बनाते हैं, आप जाओगे या नहीं जाओगे, जाएंगे। आप IIT भी ड्रॉप आउट कर दोगे यार, मैं तो कर देता मतलब। तो इन्होंने भी छोड़ दी क्योंकि छोड़ना मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ वो लेते नहीं अदरवाइज। तो ये वहाँ से पढ़ के आए, वहाँ से ग्रांट मिलता है, $50,000 मिलते थे, तो $50,000 मतलब आई थिंक 40 लाख रुपए के अराउंड बनता है, वो एक कैपिटल इनके पास आ गया। पीटर थियल से बिजनेस सीख लिया था। पीटर थियल से पहले इन्होंने इंडिया में भी एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ज्वाइन करा था, हमें तो पता नहीं था 2013 में एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, है ना, ये तो हमें अब पता चल रहे हैं, है ना, फंड्स क्या होते हैं, पीटर थियल क्या है, स्टार्टअप्स कैसे चलते हैं, ये सब नहीं पता होता। US का वीज़ा कैसे लगेगा, ठीक है, हमने को कुछ नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ें हुई होती है, हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी देखते हैं कि ये ड्रॉप आउट है मैं भी ड्रॉप आउट बन जाता हूँ, ठीक है, ये नहीं देख रहे कहाँ से ड्रॉप आउट है, कहाँ से ड्रॉप आउट है, उनका पेरेंट्स कैसे थे, ड्रॉप आउट करके क्या करा, अगला स्टेप क्या था, क्या सीधा ओयो बना दी या कुछ और हुआ, तो कुछ और हुआ जो आपने शायद मिस कर दिया पढ़ना। नॉर्मल लोग बस यही सोचते हैं ड्रॉप आउट है, बस ड्रॉप आउट। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉप आउट बनो आप, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ not because of the reason that it is becoming a cool term these days कि ड्रॉप आउट लगाऊंगा। अभी लोगों को मज़ा आने लगा है कि ड्रॉप आउट हूँ मैं, तो वो मज़ा नहीं आना चाहिए। आई मेट समबडी वेरी रिसेंटली, फाउंडर, ग्रेट फाउंडर, 500 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, 2 फाउंडर्स हैं, 2003 के ड्रॉप आउट हैं, जब ड्रॉप आउट नाम की कोई टर्म नहीं थी इंडिया में, ठीक है। SRCC से इकोनॉमिक ऑनर्स में ड्रॉप आउट है, SRCC से 2003 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ड्रॉप आउट फर्स्ट ईयर करके उन्होंने बोला यार काम नहीं चल पाएगा। जस्ट इमेजिन, जब ड्रॉप आउट नाम की कोई टर्म नहीं होती थी तब ड्रॉप आउट करा तो आज 500 करोड़ की कंपनी है उनकी, ठीक है। उन्होंने इसलिए नहीं करा कि कूल लगेगा ड्रॉप आउट बनना, उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। उन्होंने उस टाइम पे उनको किक आया कि यार इस पे मेरे को नहीं मिल रहा वो, तो ही बिकेम अ ड्रॉप आउट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ एजुकेशन कि अब इंडिया को आप देखोगे $3.5 ट्रिलियन में 144 करोड़ लोगों में हम 2.5% खर्च करते हैं ऑफ आवर GDP ऑन एजुकेशन, वही US 6% करता है, ठीक है। तो ये 3.5% का तो एजुकेशन में गैप है। हेल्थ केयर में गैप पता है आपको कितना है? इंडिया 1.35% ऑफ द GDP हेल्थ केयर में खर्च करता है सिर्फ, US 18% से 20% खर्च करता है, जस्ट इमेजिन ऑफ देयर GDP इन दी हेल्थ केयर, ठीक है। तो दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर नंबर्स, दिस इज द रियल डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जब आप एक आदमी को ना, तो मेरे से कई लोग बोलते हैं मेरे को एडवाइस दे दो, मेरे को आप बताओ एज अ 20 साल 21 साल की उम्र में क्या करना चाहिए। मैं होता कौन हूँ एडवाइस देने वाला, या कोई भी कौन होता है, किसी ने अगर $1 बिलियन स्टार्टअप भी बना दिया वो आपको एडवाइस नहीं देगा, वो आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो मैं बोलता हूँ यार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत यूनिक है और तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम मेरे से रेजोनेट नहीं करेंगी, आप मेरे से एडवाइस मत लो, करेक्ट, क्योंकि मैं आपको हीरो बन के एडवाइस दे दूंगा बस, ठीक है। आपको समझो आपकी एजुकेशन और आपको हेल्थ केयर का सपोर्ट अगर गवर्नमेंट सबके लिए लेवल प्लेइंग कर दे कि यार ये तो हम अपने साइड से दे देते हैं, तो हर कोई आगे बढ़ जाएगा, हर किसी के पास उतना फील्ड होगा ना खेलने का। बिल्कुल। फिर किसी को DPS जाने की ज़रूरत नहीं हो, किसी को गवर्नमेंट स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको DPS मिलेगा। अगर कोई जॉब कर रहा है, हाँ, उसके दिमाग में बिजनेस आ रहा है कि यार यहाँ से ज़्यादा अच्छा कमा लूँगा, जो हमने बात भी करी है अभी, हाँ, लेकिन आज की टाइम में कोई नॉर्मल बैठ के सोच रहा है ऑफिस में यार कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो उसे किस किस पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और किन किन पैरामीटर्स का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि उसे बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उसके वो क्लियर ना हो ओके, क्विट करने से पहले जॉब। चलो 2-3 तरीके से बात करते हैं इसकी। मेरे पास एक फ्रेमवर्क है TEMEN, TEMEN,
10N। तो मैं बोलता हूँ टाइम, एनर्जी, मनी, एजुकेशन और नेटवर्क, ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा बिजनेस आपका चल जाएगा। 5 में से 5 नहीं है, 4 होनी चाहिए कम से कम। टाइम होना चाहिए आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए। तो मतलब मैं कई सारे वीडियोस देखे होंगे, पार्ट टाइम में क्या कर लूँ, पार्ट टाइम बिजनेस कर लो, बहुत सारे वीडियो चलते हैं आजकल, ठीक है। तो उन पे भी आऊँगा मैं, भी आए मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन ओके उसके भी कि तो वो भी मतलब कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है उनका भी, लेकिन पहले हम इसको कवर करेंगे कि अगर कोई सीरियस नोट पे आना चाह रहा है तो 10N को फ्रेम मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। हाँ। 10N इज समथिंग दैट आई पर्सनली हैव फॉलोड दिस फ्रेमवर्क, और मुझे रियलाइज हुआ कि टाइम लगाना पड़ेगा आपको बिजनेस में। टाइम का मतलब है अनडिवाइडेड टाइम, बहुत फोकस डालना पड़ेगा आपको, एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब एनर्जी कहाँ से आती है बिजनेस में ना? एनर्जी क्योंकि आपका पैसा नहीं बनता है शुरू के 6-5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, बहुत सारे केसेस में। तो उस टाइम पे आपको ड्राइव करने के लिए आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्यों कर रहा हूँ मैं ये, हाउ मच टाइम दिस इज गोइंग टू टेक, जैसे आप कर रहे हो ये। अब आप ये काम कब तक कर सकते हो अगर पैसा ना आए इस काम से? बिल्कुल 10-12 महीने, 13 महीने। और फिर वो इमोशनल लेवल की टेंशन जो होती है दिमाग में कि यार कैसे होएगा भाई, है ना, एंड स्टिल गोइंग ऑन। तो यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स योर बिजनेस। ऐसा नहीं कि यार वर्कआउट नहीं करा, 2-3 महीने चला के देख लिया, चल चेंज कर, अब नहीं। खुद का मोटिवेटेड, हाँ, खुद को इंस्पायर। मोटिवेशन तो मैं टर्म ही अपनी डिक्शनरी से उठा के फेंक दिया है। अच्छा हाँ, मोटिवेशन सबसे फालतू चीज़ है। मैं आई कैन प्रूव दिस, backed up with data. Inspiration is something that I would suggest people to self motivation भी मैं कुछ नहीं मानता हूँ एक्चुअली। मेरे को लगता है इंस्पिरेशन होती है, इस पे आता हूँ बाद में। तो सेकंड इज एनर्जी, थर्ड इज मनी। आपको कैपिटल चाहिए होता है, पैसा चाहिए ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहिए। मैं आपको इतने सरलता से बता सकता हूँ कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि 50-60 हज़ार रुपये हर महीने लगेगा। सही बात, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रनिंग कॉस्ट चाहिए, रनिंग कॉस्ट चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल समबडी आज मी आई एम क्रिएटिंग समथिंग दीज डेज, मैं लगा पड़ा हूँ 3 महीने से, ठीक है। तो मेरे को किसी ने पूछा यार कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं कहा कुछ नहीं आ रहा, 0, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। तो व्हाट ही मेंट वाज कि भाई प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और व्हाट आई मेंट वाज कि प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो 0। बट देन आई एक्चुअली व्हेन आई रियलाइज कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ इस चीज़ पे, तो मैं उस पर लगा रहा हूँ महीने के कम से कम, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट भी लगा दूँ तो कम से कम 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये बोलना, जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, ये बोलना कि पैसा नहीं लग रहा बहुत आसान है, लेकिन मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट लग रही है उधर। मेरे को 1 लाख रुपए वहाँ पे ढीले हो रहे हैं जो मैं गिन नहीं रहा कि हाँ यार, क्योंकि अगर वो नहीं करता, मैं ये चीज़ नहीं करता, तो मेरी वो कॉस्ट नहीं लगती, जो कि शायद डायरेक्टली उस पर नहीं लग रही, कहीं और से लग रही है, लेकिन लग रही है कॉस्ट। तो मनी भी चाहिए आपको। थर्ड इज एजुकेशन चाहिए आपको। अब बाय एजुकेशन आई डोंट मीन कि कोई डिग्री सर्टिफिकेट, बट जो भी बिजनेस, फॉर एग्जांपल ये कप सेलिंग का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कप का बिजनेस करना है, तो अब जब मैं बोलता हूँ एजुकेशन चाहिए आपको, तो एजुकेशन का मतलब क्या है? ये कप बनाने के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई पता चल गया 3 रुपये का स्टारबक्स लेता है और मेरी कॉस्ट आती है इसको बनाने की 1.5 रुपया, तो मैं 50% का मार्जिन खेल रहा हूँ, तो ये 1.5 रुपया मेरा प्रॉफिट है। अब 1.5 रुपये की कॉस्ट में ये अनमोल भाई दे रहा है। अब नितिन भाई कहता है कि यार मेरे को भी करना है बिजनेस, और मैं ये 1.5 रुपये का कप नहीं, मैं ये 1 रुपये में बना दूंगा, ठीक है, और स्टारबक्स को मैं 2.5 में बेच दूंगा। मैं बहुत आइडियल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा एजुकेशन है आपसे ज़्यादा कि मैं इसको 50 पैसा कैसे सस्ता कर सकता हूँ। आई हैव दैट एजुकेशन। अब वो एजुकेशन हो सकता है मेरे को एक्सपीरियंस से आई हो सकता है मेरे को कोई मशीन मिल गई हो जो एक कप को सस्ता बना देती हो, वो मशीन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मैं उसको एजुकेशन में गिनता हूँ। एजुकेशन का मतलब कोई ऐसा नहीं कि डिग्री चाहिए इसको कप को बनाने के लिए, तो एनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव। नाउ आई नीड टू हैव लास्ट पॉइंट, नेटवर्क, कि भाई स्टारबक्स में कनेक्ट भी तो हो, कि अनमोल भाई 3 में दे रहे हैं, स्टारबक्स वालों मेरे से 2.5 में ले लो, तो मेरे को 2.5 रुपये में स्टारबक्स में कनेक्ट भी चाहिए। इफ़ नॉट स्टारबक्स तो किसी और शॉप में चाहिए। अब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो किसी और के थ्रू चाहिए कि भाई ये आदमी मेरे को शायद स्टारबक्स से कनेक्ट करवा दे, ब्लू तकॉय से कनेक्ट करवा दे, मैं उसके लिए बना दूंगा। तो आपको ये 5 चीज़ें रखनी है, TEMEN, टाइम, एनर्जी, मनी, एजुकेशन और नेटवर्क। तो यस, ये चीज़ें चाहिए बिजनेस करने के लिए। मतलब मेरा क्वेश्चन मेन ये था कि वो जॉब कर रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्विट करूँ या बिजनेस करूँ। ये आपने बता दिया कि बिजनेस के लिए 5 पॉइंट्स हमें चाहिए, लेकिन उसको है कि हाँ चलो मेरे पास ये 5 पॉइंट्स भी है, तो उसको क्या जॉब के साथ करना चाहिए, जॉब छोड़ के करना चाहिए,
और स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए सबसे पहले? अच्छा चलो मैं सवाल को ऐसे एक और इसमें एक लेयर ऑफ क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं कि बिजनेस करने का सही टाइम क्या होता है? क्या ये सवाल भी आपका कि बिजनेस करने का सही टाइम क्या है? ये सवाल है, ये मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सही टाइम मेरे जो मतलब मैं सोचता हूँ कि सही टाइम कुछ नहीं होता, आप चाहो तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स ट्रू, सो ट्रू। तो सही टाइम तो आज ही है। हाँ। और इसको मैं बैक भी कर देता हूँ अगेन, मतलब एक तो होता है वो मोटिवेशन में बोल दिया कि सही टाइम है आज कर लो, अभी, राइट नाउ, ठीक है, टुडे इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। बट हर फेज में ना, हर उम्र में, आपका एग्जांपल लेते हैं कि जॉब छोड़ के करना चाहिए, या आपको अगर किक आ गई तो फिर आप जॉब करोगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना यार बिजनेस में किक आ रही है ब्रो, जॉब नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। ये मैं अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे भी हैं कि जॉब के साथ करते रहो, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं, वो भी आप कर सकते हो। बट देन व्हेन आई सी बिजनेस, मैं देखता हूँ मैं एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, तो मैं वो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लाइफस्टाइल वाला आदमी हूँ। बिल्कुल। तो मेरे से अगर कोई पूछेगा बिजनेस, तो मैं बोलूँगा ऑल इन। मैं बोलूँगा भैया बिजनेस का मतलब ऑल इन। ये प्रैक्टिकल एडवाइस मैं नहीं दे पाऊंगा कि वो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। आपको अग्रीमेंट डालना है उससे डालो, नहीं डालना मत डालो, मतलब। और मैं आपके वाले पॉइंट से भी अग्रीमेंट, ऐसा नहीं कि मैं उससे डिफर करता हूँ ना, कुछ चीज़ें हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम अप्रोच पे कर सकते हैं। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 23, ठीक है, तब की प्रॉब्लम्स बताता हूँ। तो 18 साल से लेके 40 साल के बीच में कौन सी बेस्ट एज है जब आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए? ठीक है, हर एज में आपको बहाना मिल जाएगा नहीं शुरू करने का। 18 साल में आप कहोगे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है कैसे करते, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है। 25 साल में आप बोलोगे मेरे पास पैसा भी है, थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, थोड़े टाइम जॉब कर लेता हूँ, थोड़ा पैसा और बचा लेता हूँ, और फिर 5 साल बाद कर लूँगा। 30 साल में आप बोलोगे अभी शादी हुई है या शादी होने वाली है, 5 साल रुक जाता हूँ, थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ और 35 में कर लूँगा। 35 में आप बोलोगे भाई साहब मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास फ्लैट भी है, मेरे पास वाइफ भी है, मेरे पास बच्चा भी है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी हाई हो गई, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी हाई हो गई कि क्या मैं नौकरी छोड़ के ये कर सकता हूँ? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहुँच गई 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये महीना। अब मुझे 3 लाख रुपये तो अपना घर चलाने के लिए चाहिए, तो क्या मैं 10 महीने बिना पैसे के सर्वाइव कर सकता हूँ? तो हर लाइफ में, हर फेज ऑफ लाइफ में ना आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो अब 18 साल वाला करे, क्योंकि आपके लिए वो आइडियल सिचुएशन कभी नहीं बनने वाली कि आपके पास सब कुछ हो। और अगर वैसी सिचुएशन है तो फिर तो आप ये पॉडकास्ट ही मत देखो, मतलब फिर तो शुरू करो। तो अगर आपके पास भाई पैसे भी हैं 18 साल की उम्र में, और यही होता है जब आप माइंडसेट पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, जब आप इनहेरिटेड वेल्थ के साथ में, या हम अभी बात कर रहे थे ना पॉडकास्ट से पहले, बिल्कुल, कि जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं या हम बिजनेस फैमिलीज़ की बात करते हैं, तो बिजनेस फैमिली का लड़का ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल बनने के चांसेस उसके, या कोई अमीर घराने का लड़का शुरू करेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न सिंपल क्यों है? क्योंकि 21 साल की उम्र में अगर उसने वो कुछ नहीं कर रहा एंड ही डिसाइड्स कि मैं बिजनेस शुरू करना है, तो ही स्टार्ट विद अ पर्पस विदाउट थिंकिंग ऑफ द मनी। उसके दिमाग में टेंशन नहीं है, क्योंकि बैकअप है, क्योंकि उसको पता है मैं संभल जाऊंगा। अब उसको उस टाइम पे नहीं लग रहा होगा ये, लेकिन ये सपोर्ट होता है ज़िंदगी में, ये सपोर्ट होता है, आपको पता होता है, क्योंकि उसने ना वो कभी उस लड़के से नहीं मिला होता जिसके पास नहीं है वो सपोर्ट। बिल्कुल, है ना, जिसके पास फैमिली का वो सपोर्ट नहीं है ना, उससे नहीं मिला होता। मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, मैंने जब 23 साल में शुरू करा था तो मेरे पास सपोर्ट क्या था? मेरे पास, हर आदमी करता है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, मेरे को ये था, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं आपको दूसरे 23 साल के बच्चे से कंपेयर कराऊंगा। मैं कहा मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है नहीं, 7-8 साल अभी मेरी शादी होनी नहीं है, मैं होनी क्या नहीं है, करनी नहीं है मैंने। हाँ। ऐसा नहीं मेरे को कोई दोष लगा था 6-5 साल मैंने अभी शादी करनी नहीं है। तो 23 साल का हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मेरे पेरेंट्स वेल ऑफ है, मतलब अपने आप को अच्छे से संभालते हैं। और मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो जाएगा अगले 3-4 साल में, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए दिल्ली जैसे शहर में प्रॉपर्टी भी जोड़ी हुई है। तो मेरे को वो ना, आप सोचते नहीं हो, आप तो उस टाइम हीरो होते हो कि मैं पेरेंट्स का कुछ नहीं लूँगा, लेकिन वो आपका सबकॉन्शियस को पता होता है बेटा तू जी तो उन्हीं के उसमें रहा है कि हाँ मैं घर से कंफर्टेबल हूँ। और ये मेरे को कब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आई हैड अ फ्रेंड जिसको मैं बोलता था बिजनेस क्यों नहीं करता यार, क्या है, उसको मैं बहुत ज्ञान देता था अब उसका प्रॉब्लम क्या था, उसको दिल्ली जैसे शहर में वो शिफ्ट हुआ, वो कहीं और से आता है, वो आता है यूपी से आता है, वो दिल्ली में आया, वो रेंट पे रहता है, ठीक है, मैं भी बाहर ही रहा हूँ, मैं भी रेंट पे कर रहा हूँ, बट आई हैव दिस बैकिंग कि यार 4 साल में अगर कुछ वर्कआउट भी नहीं हुआ, आई हैव माई पेरेंट्स। तो उसको ये पता है कि उसके पेरेंट्स नहीं, उसके फादर रिटायर हो गए, ठीक है, तो
उसको पता है मेरे को घर पे गाँव में भी घर बनाना है, उसको पता है मुझे दिल्ली में अपने लिए भी घर बनाना है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी उस टाइम नहीं बन पाई, करेक्ट, मेरे लिए बन गई। तो अब ये कैसे बन गई, तो मेरा वो इनहेरिटेड लक था, ऐसे बोल लो, वो इनहेरिटेड सपोर्ट था जिसको मैं कभी पेश ही नहीं कर पाऊंगा किसी के सामने। ये तो मैं अभी रियलाइज़ करता हूँ कि वो था, क्योंकि मेरे पास सोचने का बहुत टाइम है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता। जब आप काम कर रहे होते तो ऐसे लगता है यार आपने सब कुछ उखाड़ा है, ठीक है, थोड़ा हम्बल होने के लिए, मॉडेस्ट होने के लिए आप बोल देते हो भगवान का हाथ था, मानता नहीं है आदमी उस बात पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बैकअप कर रही होती हैं। तो हर एज की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, और हर एज में आप बिज़नेस शुरू करने में थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा ही कि यार दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जॉब वाले को कब करना चाहिए, तो अब प्रैक्टिकल एडवाइस अगर मैं दूं तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर आप जॉब में हो, आप पहले अपने महीने का वो निकालो, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट कितनी है मेरी। तो मान लो मैं 1 लाख रुपए का मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट है मेरा, तो यू शुड एटलीस्ट हैव योर घर का हाउस होल्ड का एक्सपेंस का कम से कम आप 15 महीने का तो फ्लो रख के चलो, यानी कि यू शुड हैव एटलीस्ट 15 लाख रुपीज़ इन योर पॉकेट्स जस्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी वजह से, आपके पागलपन की वजह से योर फैमिली शुड नॉट सफ़र। तो आप वो 15 लाख रुपए रखो और बिजनेस के लिए अलग रखो, यही बहुत बड़ी बात है। बिजनेस के लिए अलग रखो। ये तो सेफ फंड हो गया, कोई टच ही नहीं करना है, ये तो आपका फैमिली कॉस्ट है विच इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर नेक्स्ट 15 मंथ्स। तो आपके पास 15 महीने का लेवल प्लेइंग फील्ड होगा कि 15 महीने भाई मैं 1-1 लाख रुपए के हिसाब से आई हैव 15 लाख रुपीज़ प्लस अनदर 15-20 लाख रुपीज़ और 50 लाख रुपीज़ और 1 करोड़ रुपीज़ जस्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस, कि भाई अगले 15 महीने में इसको भी मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा, सो दैट इट स्टार्ट्स पेइंग ऑफ अनदर 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 15 मंथ्स एटलीस्ट। तो ये आपका एक केस बनना चाहिए मैथमेटिकली, जो मैं बताना चाहूँ, इसको आप फॉलो कर सकते हो। लोग बाग जॉब छोड़ के आना क्यों चाह रहे हैं बिजनेस में? मतलब आपके हिसाब से क्या बेटर है, बिजनेस बेटर है या जॉब बेटर है? दोनों बेटर है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के माइंडसेट से आते हो। जिस पॉइंट को लेके लोग बिजनेस में घुसते हैं, एक्चुअली वो पॉइंट कभी भी वो पॉइंट सही नहीं है जो हमने मेंशन करे थे कि मैं अपने हिसाब से कमा लूंगा, अपने हिसाब से सुन लूंगा, बॉस ने कुछ बोल दिया तो अब चल मैं छोड़ रहा हूँ जॉब। दीज शुड नॉट बी द करेक्ट पॉइंट्स व्हेन यू शुड गो एंड स्टार्ट योर बिजनेसेस। तो स्टार्टअप बड़े फैंसी लगते हैं, बहुत 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनी दिखती है। मैं आपको एक और बहुत बढ़िया कहानी सुनो। मैं अभी अपने फ्रेंड से मिला, ठीक है, तो उस दिन मैंने एक बढ़िया सी घड़ी पहनी थी। अच्छा। और हम ऐसे घड़ियों पे बात करने लगे, ओके, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, और स्टार्टअप फाउंडर वो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तो घड़ियों पे बात होने लगी। कह रहा यार मैं 300 करोड़ रुपए फंड रेज कर चुके हैं, वो 300 करोड़ रुपए स्टार्टअप में फंड रेज कर चुके हैं। अब जब इसका चिट्ठा निकलेगा ना PR में, 300 करोड़ रुपए का फंड करा हुआ स्टार्टअप, 2000 करोड़ की कंपनी, उसके फाउंडर ये, तो आपको कैसा लगेगा सुनने में? वाह यार मज़ा आ गया। उनकी प्रॉब्लम सुनो अब। घड़ियों पे जब बात होने लगी, कह रहा यार मेरे को घड़ियों का इतना शौक है, मैं घड़ियाँ नहीं पहन सकता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है घड़ियाँ इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि मैं घड़ी पहन के किसी इन्वेस्टर के पास जाऊँगा तो वो कहेगा यार ये कंपनी नहीं चला रहा, ये 300 करोड़ रुपए हमने दिए उससे घड़ी खरीद रहा है। ठीक है, लोग जज करते हैं। कह रहा मेरे को इसकी वजह से भी रिजेक्शंस मिले, मेरे को ऐसा लगता है स्टार्टअप्स में कि यार ये तो फूकने वाला आदमी है, कपड़े वपड़े देखते हैं, ये तो फूकेगा पैसा हमारा, ये तो थोड़ा वो लगता है। तो कह रहा मुझे 1500 रुपये की शर्ट पहननी पड़ती है, मुझे ये करना पड़ता है। सो ये है 300 करोड़ रुपए फंड रेज करने के बाद 2000 करोड़ की कंपनी चलाने पे इंडियन स्टार्टअप्स में काम, तो जो आपको बड़ा फैंसी लगता है। तो कह रहा हम 1.5-2 लाख रुपए अपनी सैलरी विड्रॉ करते हैं और वो 2 लाख रुपए में घर चलाना है। 40 साल की उम्र है तो घर भी चलाना है भाई। घर आजकल इंडिया में आप रह रहे हो तो आपको हाउस होल्ड एक्सपेंस ही है 2 लाख रुपए का। तो लेकिन दुनिया को सॉरी ये दिल्ली जैसी, लेकिन दुनिया को लगता है कि जो फंड रेज किया सारा इनका है, जबकि वो लग रहा है बिजनेस में लग रहा है। सर सारा इनका तो छोड़ो, वो बिजनेस में लगने से ज़्यादा यू कैन नॉट एक्चुअली यूज इवन योर 2 लाख रुपीज़ की सैलरी में से आप नहीं यूज़ कर सकते। वो उन्होंने ये तक बोला, इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ, उन्होंने ये तक बोला कि भाई मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये मेरा कहीं और से पैसा आता है। इन्वेस्टर उसमें भी कहेगा तू कुछ और भी कर रहा है। अच्छा हाँ, तू मेरे पैसे को लेके कहीं और पे भी तू लगा पड़ा है, भले ही तू ये पैसा टच ना कर रहा हो, तू कुछ और भी करता है, तुम्हारा फोकस ही नहीं है हमारे 200 करोड़ रुपए के साथ में। तो इतना प्रेशर होता है इन्वेस्टर का जो आपको बड़ा फैंसी से लगता है। तो कई लोग बहुत सक्सेस पार्टी करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया। इन्वेस्टर से पैसा उठाना का मतलब है आपको अब उसको ROI देना है।
आपको साल का 35-40% से उसका कैपिटल ग्रो करना है सर। तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टेकन। मैं आपसे आज पैसे लेने आया हूँ ना, आपको बोलूँ मैं निफ्टी में मत लगाओ 11% पे, आप अपने बिजनेस भी मत लगाओ 20% पे, मैं आपको 30% दूंगा, 40% दूंगा, तो आप तब दोगे मुझे पैसा। बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे यार मैं 20% में अपने बिजनेस पे लगा दूंगा, 2 लड़के बिठा दूंगा, मैं निफ्टी में डाल दूंगा। आप मुझे तब दोगे जब मैं आपको 40% दिखाऊंगा। करेक्ट, ठीक है। अब दिखाऊंगा का मतलब 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो दिखा के करूंगा या दिखा के नहीं करूंगा। नहीं करूंगा तो मैं ही सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। मतलब इसमें मैं तो दोबारा मेरे व्यूअर्स कहेंगे, इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ मैं दोबारा इंस्टाग्राम यूट्यूब को बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, अच्छी आ रही है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप की भी होती है, जैसे 50,000 रुपये में ये बिजनेस खोल लो, महीने के 5 लाख रुपए कमा लो, 10 लाख रुपए कमा लो। अच्छा। और लोग बाग इसको सीरियस ले लेते हैं। तो ये आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो कि ये स्कैम है या एजुकेशन पर्पस के लिए वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या व्यूअर्स को इसके झांसे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैंने भी देखी कुछ रील्स ऐसी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी देखो जो कंटेंट बना रहा है उसको चाहिए मेरे को व्यूज़ आ जाएं, मेरे को लोग जाने, और हर एक की अपनी ऑडियंस है, और क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है। बट मुझे क्या लगता है ना, इंस्टाग्राम कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ना यूट्यूब कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम कितना मर्जी कह लें कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी को सीखना नहीं है। मुझे जो समझ में आया है सर, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। ठीक है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये ऐसा समझाता हूँ जैसे मैं भी रील्स बनाता हूँ। ठीक है, जो रील्स में मैं सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या चीज़ बनाई है मैंने, कितनी सॉलिड चीज़ बनाई है, वो सबसे कम चलती है। और जो रील है मैं ऐसे ही बना के बस कर देता हूँ, वो सबसे ज़्यादा वो चलती है। ठीक है, अब जैसे इमेजिन मुझे ये भी पता है कि कौन सी रील मैं बना के बहुत चलेंगी, वो मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं रेजोनेट नहीं करता मेरे कंटेंट से। अब मैं भी देखता हूँ ये सारी चीज़ें। अब 2-3 चीज़ें मैं देखी, ये मार्केट से ये उठाओ और इधर जाके बेच दो। ठीक है, अब यार ये सब चीज़ें ना मतलब कैसी है, ये बेरोज़गारी कम कर सकती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जॉब नहीं लग रही तो आप कर लो, जॉब नहीं लग रही तो आपने चल भाई मैं ये पत्तियाँ उठाऊंगा यहाँ से, इधर से ये वाली मार्केट से उठाऊंगा, कोई होलसेल की मार्केट से, इधर जाके बेच दूंगा। अब ये कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। भाई मुझे बस पकड़नी आती है, मेरे पास बाइक है, और वो होलसेल मार्केट भी पता है मुझे। बाइक में बैठूंगा, ये भर के ले आऊँगा पीछे बांध के, या बस में ले आऊँगा, अपने सर पे रख के ले आऊँगा, जैसे मर्जी ले आऊँगा। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ये भाई भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना। तो जब मैंने बिजनेस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने निकला ही नहीं मैं, और ये आके मैं एक मार्केट में चादर सी लगाऊंगा, रेडी सी लगाऊंगा, उसमें रख दूंगा, कहूँगा खरीद 2 रुपये किलो बेच ले, तो ये कोई बिजनेस नहीं हुआ ना। इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। क्यों बोलोगे बिजनेस इसको? आप क्या कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व कर दिया आपने इसमें? आप छोटा सा आर्बिट्राज जो हर कोई सॉल्व कर सकते, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें? ये एक मार्केट से उठाया, या तो मैं चाइना से ला रहा हूँ, कोई ऐसी जगह से ला रहा हूँ जहाँ से मेरे से सस्ता कोई ला नहीं सकता, या तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत तगड़ा आर्बिट्राज है, मैं साउथ अफ्रीका से कुछ उठा के ले आया। ठीक है, मैं कोई ऐसे मार्केट से उठा के ले आया जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, पता ही नहीं है, तो वो ना पता होने का मेरे को आर्बिट्राज बेनिफिट मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन ये मेरे को पता है चांदनी चौक जाऊँगा, वहाँ से उठा के अपना यूँ बांधा और नोएडा में आके बेच लूँगा, तो क्या है? बिजनेस नहीं है। ये ऐसा है कि नौकरी नहीं लग रही, पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, अब क्या करें जी ज़िंदगी में, तो चल ये बेच लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इंस्टाग्राम पे बताया जाता है, इसको बिजनेस बताते हैं। अब मैंने देखा बीच में किसी ने वो बता दिया, मतलब गन्ने का जूस बेचो, ये कोई बिजनेस थोड़ी हुआ यार। गन्ने का जूस कौन बेचता है आप बताओ? मतलब मैं डिमीन नहीं कर रहा किसी को ऑफ कोर्स, लेकिन दिस शुड नॉट बिकम योर पैशन ना। गन्ने का जूस बेचूंगा मैं, काजू के छिलके उतारूंगा मैं, कुत्ते घुमाऊंगा मैं, दिस शुड नॉट बिकम योर पैशन। ये आपके साथ हो सकती है चीज़ आउट ऑफ कि भाई मेरे पास उतने साधन नहीं थे, तो मैं यार ये काम करा, मैं यहाँ पे आया, ऐसे करके करना शुरू कर दिया मैंने। अभी फ़िलहाल मैं नहीं एजुकेट कर पाया, अब आपने पढ़ाई कर ली, आप इंजीनियर बन गए, अब आपको मैं बोल रहा हूँ यार आप भेजना का काम करना शुरू करो, ये करो, तो ये काम नहीं है। अब कैसे बताया जाता है, अगेन मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं बहुत आसान है बोलना, भैया आपको पता है एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़ों रुपए बना के दे देगा, लाखों नहीं करोड़ रुपए बना के दे देगा। मैं ऐसे कैमरे में देख के बोलता हूँ, ठीक है, पूरी रील।
कुछ नहीं करना आपको, एक फैक्ट्री डालो, 1 रुपए का ग्लास बनेगा और 3 रुपए में बिकेगा, 200% का मार्जिन। महीने के 1 लाख रुपए के ग्लास बनाओ और 3 लाख रुपए के बेचो, 2 लाख रुपए का खरा मुनाफा घर बैठे बैठे। और आपको अपनी फैक्ट्री डालने की भी जरूरत नहीं है, फैक्ट्री भी डालेंगे कोई भाई साहब जिन्होंने डाली हुई है, आपको बस उनसे माल उठाना और बेचना है अनमोल साहब को। बन गए 2 लाख रुपए, 1 मिनट में बन गए, 30 सेकंड में बन गए, 30 सेकंड लगे, 2 लाख रुपए बन गए मेरे। ठीक है, पहले महीने 1 लाख रुपए का माल, दूसरे महीने आप वही 3 लाख रुपए से बना सकते हो 9 लाख रुपए, 6 लाख रुपए प्रॉफिट, और 1 साल में आप बन सकते हो करोड़पति। और वो 1 करोड़ रुपए से आप खरीद लो 50 ई रिक्शे। ठीक है, ये भी बहुत चल रहा है। 50 ई रिक्शे से आपको डेली रेंट आएगा और उस रेंट से खरीदो आप अपनी मर्सिडीज, और चलती रहेंगी वो हमेशा। वो आप ये बन गया बिजनेस, बन गई बढ़िया सी रील, मजा आ गया, व्यूज ही व्यूज भर भर के आ गए इसमें। तो क्या है आपके हिसाब से ये रील है? ये रील है, इसने डोपामाइन दे दिया, पागल हो गया कस्टमर, कस्टमर ही हुआ ना। हाँ। भाई देख लिया, ओ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा इसमें यार, क्या कब कब कहाँ से बनाना है वो नहीं पता था तेरे को। सूरत में फैक्ट्री लगी है, सूरत छोड़िए, गाजियाबाद में लगी हुई है फैक्ट्रियाँ, वहाँ से कप उठा के बेच दो। किसको बेच दो? तेरे को एंट्री कौन देगा? वही एंट्री देना ही तो सॉल्विंग है। स्टारबक्स तेरे को एंट्री दे देगा। अब वो कोई बोलेगा नीचे कमेंट में स्टारबक्स पे क्यों जाना, दुनिया भर की कॉफ़ी शॉप है उन पे जाएंगे। ठीक है, फिर उठ फुटान एग्जाम्पल उठाते हैं लोग रिलेटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कि गोल्ड माइन के टाइम पे वो फावड़े बेचो कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश बहुत कहावत मशहूर है कि उस टाइम पे जब सारी दुनिया कॉफ़ी खोल रही है तो आप कब बेचो। बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। कैसे बेचोगे, आपको एंट्री क्यों मिलेगी, इस मार्केट में कितने लोग बैठे हैं, वो मैन्युफैक्चर खुद क्यों नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकते तो और कितने होलसेलर बैठे हैं। मार्केट रिसर्च करिए आपने। हाँ, 2-2.5 रुपए का कितने दिन की क्रेडिट लाइन जाएगी, कितनी जल्दी अपना वर्किंग कैपिटल घुमाओगे। अब यू कहेंगे वर्किंग कैपिटल क्या है, कान खड़े हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल अटक गया। मैं 1 करोड़ रुपए लेके बैठा हूँ, 1 करोड़ रुपए सामने देता हूँ, 90 दिन में यहाँ से पेमेंट कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, साल में 4 बारी माल घुमाता हूँ। ठीक है, तो जाके मेरा भैया 4 करोड़ का माल घूमता है, उसमें 90 दिन का क्रेडिट चलता है। 90 दिन का क्रेडिट चलता है। ठीक है, तो मैं ये तो बात ही नहीं करूंगा ना मैं, क्यों? ये तो डिफिकल्ट बात है ना यार। और डिफिकल्ट किसको सुनना है? डिफिकल्ट करते तो अगली रील अपने को सुनना है आसान। क्यों? डोपामाइन रिलीज होना चाहिए। और यार आसान है, हम तो भाई पापड़ बेल रहे हैं। लड़के को चाहिए, बच्चे को चाहिए, आसान है। ठीक है ना, वो आसान है कर करके पागल हो गए हम लोग। ठीक है, ईजी, आसानी से पार्ट टाइम पैसा आ जाए, आसानी से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके के जब चीज़ें फेमस होने लग जाती है ना, घर बैठे बैठे करो, दिन में 2 घंटे लगा के करो। ठीक है, सुबह 2 घंटे कुत्ते घुमाओ, शाम को 2 घंटे कुत्ते घुमाओ, महीने के 50,000 रुपये कमाओ, और ये रील उठा के अपने मैनेजर के मुंह पे मार दो कि तू 40,000 रुपये कमाता है 8 घंटे बंधवा मजदूरी करके, और मैं यहाँ 2 घंटे कुत्ते घुमा के जो है 50,000 रुपये कमाता हूँ। वाह, बिजनेसमैन बन गया मैं। कुत्ते घुमा के मैं बिजनेसमैन बन गया। जस्ट इमेजिन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नॉट टू डिमीन एनीवन, ऑफ कोर्स डिमीन तो कर ही दिया वैसे, एक तरीके से गलत बात है, बट डिमीन नहीं, सबका अपना काम है। अवेयरनेस है कि आप उसके आगे की चीज़ें नहीं देख रहे, आप सिर्फ वो देख रहे हो जो वो दिखा रहे हैं। तो आपके हिसाब से इंडिया में टैक्स कैसा है, सही है, गलत है? तो टैक्स तो होना चाहिए, मतलब सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा इकोनॉमी को आगे बूस्ट करने का? लेकिन ज़्यादा भी तो है ना, 30%, 30% ऑफ द इनकम। तो अच्छा, मतलब चलो मैं इस पे बताता हूँ। पहला तो ये है, पहला आप समझना मेरी बात को, देश में 140 करोड़, 145 करोड़, 143 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 143 करोड़ लोगों में अब देश को आप जब डिवाइड करने निकलोगे ना इंडिया को, आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना इंडिया का जी, आपको समझ में आएगा कि टॉप 10% है जो है इंडिया का। ठीक है, अब जब आप इनकम टैक्स देते हो तो 30% इनकम टैक्स है हमारे यहाँ। ठीक है, अब बीच में कुछ मीम वायरल हो गए थे, सर्विसेज लाइक युगांडा, टैक्सेस लाइक अमेरिका, ये सब देखा होगा आपने। और वहाँ से फिर ये मामला शुरू हो गया कि इंडिया में बड़ा टैक्स है। तो पहला तो प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया का, प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम टैक्स। ओके, जो आपकी प्रोग्रेस से आप टैक्स निकाल के देते हो वो 30% है। अगर इंडिया 100 रुपये कमाती है, यानी कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपये कमाती है, तो गवर्नमेंट के 100 रुपये में से 20 रुपये का रेवेन्यू आता है भैया प्रोग्रेसिव टैक्स से, यानी कि सिर्फ 20 रुपये का आता है रेवेन्यू। ऐसा नहीं कि 100 रुपये सारे टैक्स से आते हैं। ओके, आपके इनकम टैक्स है, मेरे इनकम टैक्स है, मेरे 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 20 रुपया है इन 100 रुपीज़।
20 रुपया आता है रिग्रेसिव टैक्स से, यानी कि जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स। तो 20% और 20% ये दो तरीके के रुपए आते हैं पहले तो। अब लड़ाई ये हुई थी, एक और लड़ाई चल रही थी कि भाई सारे बोल रहे हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने इनफैक्ट बोला ये पॉइंट आउट करके कि भाई वाई, इनफैक्ट कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने बोल दिया कि भैया सबके स्लैब सेम कर दो, पूरे देश के स्लैब सेम कर दो। अच्छा, ठीक है, अच्छे स्टार्टअप फाउंडर ने बोल दिया, यूनिकॉर्न बना दिए भाई साहब ने। कह रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए की जिसकी तनख्वाह उसको भी सेम टैक्स भरना पड़े, और जिसकी 30 लाख रुपए तनख्वाह उसको भी सेम भरना पड़े, और जो 10 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है उसको भी सेम भरना पड़े। ठीक है, और इसके पीछे एक बड़ी बेसिक सी थ्योरी दे दी कि तब सरकार ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेगी। ये स्लैब का ड्रामा ही खेलना क्यों है? तो सबसे पहले तो भाई बात समझो, आप पैदा अगर एक इक्वालिटी में हुए थे इस देश के अंदर, ठीक है, कुछ भी आपका इकोनॉमिक्स जाके पढ़ोगे ना आप, बड़े से बड़ा फाउंडर, कुछ भी एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है। एब्सोल्यूट सेंस में मतलब ये माइक आपका नहीं है, इस माइक में हक सरकार का भी है। सरकार का मतलब इस देश का है, जिसको सरकार ऑपरेट करती है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट सेंस में अगर ये प्रॉपर्टी इस देश के अंदर है तो इस प्रॉपर्टी में देश का हक है। दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी पे इसलिए टैक्स लगता है कि देश कहता है भाई मेरे को भी तो पैसा मिले, अगर ये तू किसी से खरीद रहा है तो मेरे को भी पैसा मिले। आप कहोगे मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और दुबई भाग जाना चाहता हूँ, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये टैक्स नहीं रखोगे, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं रखोगे, अब एक और तर्क निकल के आता है लोगों का कि भैया ये वाला इनकम टैक्स कम कर दो। इनकम टैक्स अगर आपने कम कर दिए तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो लोग उस इनकम को इन्वेस्ट करेंगे, लोग उस इनकम से और ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, तो ग्रोथ होगी। मतलब अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 100 रुपए कमा रहा हूँ, 30 रुपए टैक्स में भरता हूँ मैं। ठीक है, 70 बचे, आपने बोला ये 30 रुपए हटा दो। अच्छा, इसको लेट्स से 20 रुपए कर दो, 10 रुपए कर दो, अब कितने बचे? 90। यानी कि मेरे पास 20 रुपए बचे। और अब वो 20 रुपए का मैं क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा या नई चीजें खरीदूंगा। बिल्कुल, अपने ऊपर जो से करना कुछ भी करूंगा, तो मैं वापस इकोनॉमी में डाल ही रहा हूँ पैसा, तो उससे और टैक्स कलेक्शन आएगा। अब ये इतनी स्टूपिड आइडियोलॉजी है कि ये सुनने में बड़ी लॉजिकल लगती है। सुनने में लॉजिकल लग रही होगी ना आपको कि भाई अगर मैंने आप पे 70 रुपए छोड़े हैं, 30 रुपए सरकार ले गई, वर्सेस मैंने आप पे 90 रुपए छोड़ दिया और वो 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे दिए कि भैया ये आपकी और एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम है, इससे ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, टी शर्ट खरीदो, चश्मा खरीदो, पैंट खरीदो, इस पे भी आप इनडायरेक्ट टैक्स लोगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, हर चीज़ में जीएसटी लग रहा है, तो सरकार के पास और पैसा आएगा। तो ये इतनी वाहियात बात है, ये कई बार फेल हो चुकी है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ क्या होगा, इससे इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपने रिग्रेसिव टैक्स बढ़ा दिए। रिग्रेसिव टैक्स मतलब जीएसटी और ज़्यादा आने लगा, और प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि इनकम टैक्स कम होने लगा और जीएसटी ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, जीएसटी आज भी 20 रुपया कलेक्ट होता है देश में। ठीक है, और ये 20 रुपये में आपको पता है 2/3 ऑफ द जीएसटी बॉटम 50% पे करता है। सॉरी, 2/3 पॉपुलेशन हाफ द जीएसटी पे करती है, इसका हाफ। ठीक है, तो ये बात भी बोलना बंद कर दो कि टैक्स तो सिर्फ हम दे रहे हैं, ये 30% वाले प्लस इनकम टैक्स है। ये इंडिया में कोई वेल्थ टैक्स है नहीं। तो जितने भी ये पूंजीपति लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं इनसे और पैसा निकलवाओ। आप क्यों नहीं निकलवाते हो? क्यों नहीं निकलवाते हो? आप जिस आदमी के पास 10 करोड़ रुपए हैं इस देश में, अगर तेरे को रहना है, ठीक है, तो इस देश में तू अकेला नहीं रहता, तेरे साथ 140 करोड़ और लोग रहते हैं। और आपने अगर यहाँ 10 करोड़ रुपए बनाए हैं, आपने 100 करोड़ बनाए हैं, 1000 करोड़ रुपए बनाए हैं, 10,000 करोड़ रुपए बनाए हैं, आपको पता है आप और मैं कितनी भी मेहनत कर ले ज़िंदगी में, जिस आदमी के पास 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं ना, वो आपसे कुछ भी मेहनत ना करके अपने पैसे से इतनी मेहनत करवा लेगा कि आपसे ज़्यादा रिटर्न्स बना देगा अपने पैसे के ऊपर। बिल्कुल, जीडीपी से ज़्यादा तेज़ उनका पैसा ग्रो करता है, जीडीपी से ज़्यादा, इंडिया की ग्रोथ से ज़्यादा उनका पैसा ज़्यादा तेज़ ग्रो करता है। इसका मतलब पता क्या होता है कि अमीर आदमी अमीर और बनता चला जाएगा, जो हम हिंदी में बहुत सिंपल लाइन में सुनते हैं। वो ऐसे बनता है कि भैया पैसे से पैसा इतनी तेज़ बन रहा है उनका, इतनी तेज़ बन रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग आरओआई है कि वो इंडिया की ग्रोथ से भी आगे है। छोटा आदमी कितनी मेहनत कर ले वो उसको मैच नहीं कर पाता। तो इंडिया में वेल्थ टैक्स भी होना चाहिए अगर आपको कंट्री बनानी है तो। अब वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। इनहेरिटेंस का कोई टैक्स नहीं है इंडिया में। ओके, आपके पापा ने आपको प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, क्या वो प्रॉपर्टी आपके पापा की थी?
वो प्रॉपर्टी भैया इस इंडिया की लैंड है वो। करेक्ट। हम मान लेते हैं कि वो हमारी है क्योंकि हमने खरीदी है वो प्रॉपर्टी इंडिया का ही लैंड है और उस इंडिया के लैंड को सरकार गवर्न करती है। आप टैक्स को ऐसे देखो, तो वो लैंड जब आपके पास भी आएगी ना तो उस पर भी टैक्स होना चाहिए। 0 टैक्स है आज की डेट में। अब अगर आप वो टैक्स नहीं ले रहे ना तो आप इनइक्वालिटी क्रिएट अपने आप कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट कर रहे हो। बेसिक लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मेरे पापा के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो अगर मेरे पास आ गई ना, ठीक है, और मैंने उस पर टैक्स नहीं पे करा 40% 30% का, वो 30-40 करोड़ सरकार को नहीं दिया, तो मैं बाय डिफॉल्ट 100 करोड़ का आदमी बन गया। बिल्कुल बन गया। और मैं आपका क्लासमेट था, हम दोनों सेम पढ़ाई कर रहे थे, है ना? मैं जाऊंगा या आप जाओगे? आप जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जो मैंने इनहेरिट कर ली है। बिल्कुल। तो डे वन पे ही आपके और मेरे बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है। अब ये जितनी इनइक्वालिटी, और यही है बस प्रॉब्लम कि देश में गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। अब एक और प्रॉब्लम बताता हूँ आपको इसमें। अमीर आदमी ने नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग बना रखा है कि ओ हो टैक्स ले लेते हैं, 30% टैक्स ले लेते हैं। इसको सुन रहा है वो आदमी जिसको टैक्स पे भी नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल। इंडिया के बॉटम 50% को हटा दो आप, मिड 40% यानी कि 90% तक, टॉप 10% लोगों को हटा दोगे ना, तो मिड के 40% लोग को चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये टॉप के 0.01% लोगों से कुछ भी बुलवा दो सोशल मीडिया पे, कुछ भी बुलवा दो। सरकार बहुत टैक्स लेती है, बस इतनी सी लाइन बुलवा दो। 4-5 अच्छे फाउंडर्स बिठाओ और हाथ पे हाथ डाल के, सरकार बहुत टैक्स लेती है, ये मान जाएंगे। इनकी इनकम है 5 लाख रुपए साल की, है तो वैसे लाख रुपए, 1 लाख रुपए है बीच के मिड। 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं भरना किसी को, 2,000 रुपए पे टैक्स नहीं है, ठीक है? 15 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको टैक्स भरना होता है। और उसमें कितने लोग हैं इंडिया के? उसमें 1% लोग आते हैं। मतलब 22 लाख रुपए तो ऐसा अमाउंट है कि आप इंडिया के टॉप 10% में हो अगर आपके पास 22 लाख रुपए की पूंजी है। पूंजी, वेल्थ, इनकम नहीं साल की, पूंजी है। मतलब रखा है क्या अकाउंट में? नहीं सर, आपके पास एसेट है, लैंड भी है। अगर आपके पास एक फ्लैट भी है ना 22 लाख रुपए का, तो आप इंडिया के टॉप 10% पे हो। ये है कंट्री। 22 लाख रुपए क्या होते हैं आपको पता है ना? समझ में आ रहा है? मतलब 4 बीघा जमीन भी है ना आपके पास, यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर 4 बीघा जमीन, तो 22 लाख रुपए की जमीन है वो। आप कहोगे यार ऐसे तो सारी हैं। अब सोचो, आपने 90% इंडिया देखा ही नहीं। फिर आप कहोगे 22 लाख रुपए की पूंजी तो हर किसी पे है। 6 लाख का सोना है, 10 लाख की जमीन है, 6 लाख रुपए कैश रखा और 4 लाख रुपए ये है। हो गए बात से 22 लाख रुपए। सिर्फ 10% लोगों पे है 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। अगर आप पे है, वेल्थ है, तो आप टॉप 10% इंडिया के बंदे हो, टॉप 10% में आते हो। जबकि सुनने में कितना पैसा लग रहा है? 22 लाख रुपए बस, सिर्फ 22 लाख रुपए पूंजी, इनकम नहीं साल की। पूंजी सिर्फ पूंजी, ठीक है? अब मैं किसी और का ट्विटर में 1-1.5 महीने पहले पोस्ट देखा, कह रहा कि भाई इंडिया में कहता है इंडिया में 50 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आप लोअर मिडिल क्लास हो। लोअर मिडिल क्लास। अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की इनकम है तो आप मिडिल क्लास हो। अगर आप 5 करोड़ रुपए है आपकी इनकम तो आप अपर मिडिल क्लास हो। 10 करोड़ अपवर्ड्स में आप अपर क्लास हो, ठीक है? देखा ये समझ गया मैं किसकी कह रहे। अगर आपको मॉडेस्टली जीना है, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है कि रोटी कपड़ा हल्का फुल्का आपके पास है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 35 लाख रुपीज नेट ऑफ इनकम। नेट, ग्रॉस 50 लाख रुपए, नेट ऑफ 35 लाख रुपीज। 35 लाख रुपए मतलब महीने के 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए टू लिव। भाई थोड़ा सा इंडिया में घुस ले। पॉइंट क्या है? मतलब थोड़ा इंडिया देख लो आप। 3 लाख रुपए भैया साल की तनख्वाह नहीं है इंडिया की, नहीं है। इंडिया के अर्बन सिटीज का अगर आप कंजप्शन एवरेज निकालोगे ना, 10,000 रुपए से नीचे निकल के आएगा। 10,000 से नीचे, जिसको आप 3 लाख रुपए बता रहे हो ना, वो 10,000 से नीचे है। तो अब आप स्कॉलर नहीं हो, आप क्या हो? आपके पास पैसा है और आप कुछ भी बोल सकते हो। पॉइंट ही है सारा। आप डेटा नहीं दे रहे, ठीक है? रूरल की अगर आप निकाल दोगे ना, 5,000 से नीचे निकल के आएगा। इंडिया में रूरल एरियाज के अंदर लोग कितना कंजप्शन कर रहे हैं पर मंथ इज लेस देन 5,000 रुपीज अ मंथ, और ये बता रहे हैं 3 लाख रुपए। तो भाई ये तो गरीब भी नहीं है। 10,000 रुपए अर्बन सिटीज, दिल्ली जैसी सिटी में अगर आपका 10,000 रुपए का कंजप्शन है ना एवरेज, ये है कंजप्शन। 10,000 से भी कम का होगा, मैं आई एम श्योर। आप देख लेना डेटा, ठीक है?
ये 3 लाख रुपए बता रहे हैं, तो आपको ना दिल पे हाथ रखना चाहिए और खुद को बोलना चाहिए, भाई आई एम सो लकी दैट आई हैव नॉट इवन सीन दिस इंडिया। अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये, लेकिन ये दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपके पेरेंट्स भी इतने थे, इतने सक्षम थे कि आप कभी इस इंडिया का पार्ट ही नहीं बन पाए। इंडिया ये है भाई साहब, 140 करोड़ का देश है यार ये, 140 करोड़। यूएस में कितने लोग हैं? यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़ लोग हैं, यहाँ 140 करोड़ है। यूएस की जीडीपी $27 ट्रिलियन है, हम 4.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन पे, 3.5-4 ट्रिलियन पे। तो आप गैप देख लो, ये गैप है। तो और हम कंपेयर करते हैं, हम यूएस बनेंगे, चाइना बनेंगे, क्योंकि हमें दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है। और अब आता हूँ सरकार क्यों नहीं करेगी ये, वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि सरकार का भी मेजर फंड आता है यहाँ से, सरकार अपनी सत्ता नहीं खो सकती है सब चीज़ लगा के। ओके, उनकी भी गलती नहीं है। तो ये असमंजस है देश की टैक्सेशन में। तो पॉइंट मेरा सिंपल ये है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई टैक्स भरने में, मैं टैक्स भरता हूँ और मैं बहुत खुशी से टैक्स भरता हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है। कुछ भी मेरा एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है। सरकार आज एक लॉ निकाल देगी ना, आज एक लॉ निकाल देगी, तो कल से मैं वो लॉ अबाइड करना पड़ेगा मुझे। ये लॉ ऑफ लैंड अगर निकाल दिया ना कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी को अगर आप डेली यूज़ करोगे तो इस पर 2 रुपये किराया लगेगा, तो आप बच सकते हो क्या आप? क्योंकि जीएसटी नहीं था पहले, वैट भी नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने बोला जीएसटी लगेगा, तो आप देते हो ना जीएसटी आज की डेट में, आप स्किप नहीं कर सकते ना उसको। अगर आप कर रहे हो तो आप क्रिमिनल हो। तो सरकार अगर कहेगी ना भाई साहब कल से इस चीज़ में आपको, अगर डेली आपका हर पॉडकास्ट आएगा, हर पॉडकास्ट में यू हैव टू पे अनदर 20% ऑफ योर इनकम फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, तो आपको देना पड़ेगा सरकार को, आप मना नहीं कर सकते। ये तो बस क्या है, सरकार भी डरती है कि यार मैं अगला सेशन मेरा चला ना जाए, ठीक है। और देश को चलाने वाले लोग ये लोग नहीं है ना, देश को चलाने वाले लोग वो पूंजीपति लोग हैं, 1%। बिल्कुल। अभी तो मैं आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर टॉप के 1% में बता दूंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। प्लीज़, इंडिया में टॉप 1% पे 40% नेटवर्थ, 40% ऑफ द इंडियन वेल्थ टॉप 1% पे है। टॉप 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, 40%। इंडिया में अगर 100 रुपए है ना, तो सिर्फ 1% लोगों के पास वो 40 रुपए है वेल्थ, इन वेल्थ 40। टॉप 0.0001 यानी कि 10,000 से भी कम लोगों पे 20% तक वेल्थ है, 20% ऑफ दिस देश। बॉटम, अब आपको डेटा देता हूं मैं, बॉटम 50 पे कितनी वेल्थ होगी, कितनी पूंजी होगी इस देश की? बॉटम 50 मतलब 70 करोड़ लोगों के पास कितनी पूंजी होगी इस देश की? कितना परसेंट? 7%। 7%, 3 गुना लेस देन 0.0001% ऑफ दिस देश। ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। आप कह रहे हो इसमें मैं प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं लगाऊंगा? भाई हर 10 करोड़ के, हर 50 करोड़ के स्लैब में ना 2%, 1% एक्स्ट्रा, हर 2% से शुरू होकर एक्स्ट्रा 1% का वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। हम लगा रहे हैं इनकम पे टैक्स, और उसको खेलना आता है मुझे। एज अ कंपनी मैं वेल्थ बनाता जाऊंगा, इनकम बनाऊंगा ही नहीं अपनी कंपनी। आपने देखा है ना, फाउंडर्स कहते हैं मैं 0 सैलरी ले रहा हूँ। क्यों लेते हैं 0 सैलरी? इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है यार इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, क्यों लूँ? वेल्थ पे नहीं देना। वेल्थ तो मेरी 100 करोड़ की बंद है। दीपेंद्र गोयल जोमैटो के फाउंडर 8,000 करोड़ का आदमी है, सैलरी लेता है 0, तो सैलरी पे तो कोई टैक्स ही नहीं देना। 8,000 करोड़ पे भी नहीं देना क्योंकि वो पेपर पे है, और उसको दिखा के मेरे को बैंक से लोन मिल जाता है, और वो बैंक से लोन पे मेरे को अगेन कुछ भी नहीं देना। भाई मैं अपनी पूंजी दिखा के कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस पे मेरे को लोन दे दे 20 करोड़ का, कोई भी दे देगा आराम से, कोई भी बैंक दे देगा। और मेरी इनकम कितनी है जी? 5 लाख रुपए साल की इनकम है बस। क्यों है? क्योंकि मेरे को टैक्स नहीं भरना। खेल रहे हो आप? 50 करोड़ की वेल्थ पे भी दो ना टैक्स यार, तब तो मजा आएगा, तब तो देश में थोड़ा सा तरक्की आएगी। अब ये बहुत अलग तर्क है, इस पर बहुत गालियां भी पड़ सकती है मुझे, लेकिन गालियां भी कौन मारेगा वो भी बता रहा हूं मैं। वो जिसको टैक्स सही में नहीं भरना, जेन्युइनली नहीं भरना। और आपने क्या करा हुआ है? आपने करा हुआ है लड़ाई
आप समझ नहीं रहे हो। इनकम आपने लड़ाई बना रखी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी? लड़ाई आपकी होनी चाहिए उसके साथ जो खा के बैठ रहा है सारा। आपको बोलना चाहिए वेल्थ टैक्स दे भाई, आपको और पैसा निकलवाओ उससे, उसको बोलो 30% नहीं 35% भाई। 1 करोड़ से ऊपर अगर तेरी इनकम है साल की तो 35% टैक्स आएगा तेरे साइड से। 5 करोड़ अगर इनकम है तो और भाई और एक्स्ट्रा जाएगा, प्लस तेरी पूंजी तेरी वेल्थ पे भी पैसा दे तू। तो ये अभी STCG LTCG पे 15% का 20% हो गया, अब 10% का 12.5% हो गया ना, उस पर हल्ला मचा हुआ था। तो अच्छा हुआ होना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा तो नहीं गरीब आदमी हूँ, फटे हाल हूँ, मैं भी भरता हूँ टैक्स, आई स्टिल सपोर्ट इट। क्योंकि मेरे को ये समझ में आता है यार, देश की तरक्की अगर नीचे तपले पे होएगी तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। तो हमारे, मैंने ना एक बहुत अच्छी थ्योरी बताई थी, मेरे एक मेंटर है, बड़े आसानी से उन्होंने बताई। केक है ना, 10 पीस में केक को काट दो आप, ठीक है, एक तरीका। और 10 लोग बैठे रूम में, ठीक है, एक तरीका मैंने ये उठाया और खा लिया, सबने ये उठाया और खा लिया। एक तरीका ये, सबको कितने पीस मिले? 10, एक पीस सबको मिल गया, 10 हो गए। 10 हो गए। वो ही अगर मैंने यूं उठाया और एक आपको दिया, आपने यूं उठाया और सामने वाले को दिया, तब कितने मिले? एक पीस ही मिला। एक पीस मिला, लेकिन अप्रोच चेंज हो गई ना। अप्रोच क्या हो गई? पहले आपने दूसरे को दिया, हाँ, इस बारी मैंने टेक नहीं करा, मैंने गिफ्ट करा। मैंने गिफ्ट करा तो मेरे को यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये जब ये माइंडसेट, सिर्फ माइंडसेट का खेल है, कुछ नहीं है। ये प्रोग्रेसिवनेस आई नहीं, ये प्रोग्रेसिव बनोगे ही नहीं आप, कभी नहीं बन पाओगे। और आप इतनी इनइक्वालिटी क्रिएट कर दोगे नेशन में अगर आपने टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर नहीं रखे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग फटा है रील देख के कहीं कि टैक्स कम कर लो, लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो और टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। स्टूपिड एनालॉजी भाई, कहाँ प्रूव हुई है? तू मेरे को एक वीडियो निकाल के दिखा दे, एक ढंग की वीडियो निकाल के दिखा दे और मेरे साथ बैठ। और सबसे आसान है इस देश में लोगों को पागल बनाना, एक सिंगल लाइन से। बस आपकी जेब में थोड़े पैसे होने चाहिए। कौन सी लाइन? कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दूंगा मैं। सरकार लूट रही है, बस मेरे पास, मैं 10,000 करोड़ का आदमी होना चाहिए, मेरे को बस एक सरकार लूट रही है, बस इतनी सी लाइन बोलनी है। क्यों लूट रही है, कैसे लूट रही है, डेटा क्या है, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं सुनना। सबको क्या सुनना है? सरकार लूट रही है, हाँ सरकार लूट रही है, यस। बैकअप डेटा क्या है भाई साहब? कोई डेटा नहीं है जी। क्यों लूट रही है, क्यों करना पड़ रहा है सरकार को ऐसा? कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, आप खुद ही नहीं पूछ रहे खुद से। सरकार को सत्ता नहीं जाने देनी अपनी, वो उसका अपना क्या बोलते हैं, अपना स्वार्थ है। सरकार क्यों कहेगी मैं एजुकेशन में, मैं बोल रहा था ना आपको 15 साल, क्यों सरकार देगी 15 साल? 3 सेशन आ जाएंगे 15 साल में, भाग नहीं जाएगी सरकार, भगा नहीं दोगे आप। बिल्कुल। अब कहोगे भाई रोड में क्या पैसे, तूने सड़कों में गड्ढे पड़े, वो कहेगा नहीं यार मैं एजुकेशन में लगा रहा था। सरकार कहेगी एजुकेशन में लगा रहे थे जी। एजुकेशन में भी क्या उखाड़ लिया तुमने? क्योंकि 5 साल में एक्चुअली कुछ नहीं दिखेगा आपको, 15-20 साल लगेंगे आपको, एक जनरेशन लगेगी पूरी। बिल्कुल। और आपको अगर सड़क में गड्ढे हैं, सरकार बड़ी गंदी है, ये चक्कर है सर। इतने डेटा के साथ जो आपने बताया था, इतना बढ़िया, समझ भी आया, मेरे व्यूअर्स को भी समझ आया होगा। आई डोंट नो, हाँ, समझ में कमेंट्स में बताएंगे कि कितना समझ आया है, और क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे आएंगे। मुझे लगता है अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार डेटा निकाल के आप समझना ज़रूर, इसको एक बार दोबारा देख के समझ लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बीच में ऐसी बात बोल दी हो जो आपको ऐसे ट्रिगर कर जाए, इसने कैसे बोल दिया टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ उतनी सी बात आपको लग रहा है और आप उसके पीछे का रीज़न समझो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही नहीं लोग समझते। भाई पॉडकास्ट बहुत बढ़िया रहा सच में, और जो आपने बताया है मतलब मज़ा आ गया सुन के भी और समझ के भी, और व्यूअर्स को भी समझ आया होगा। और जाते जाते अगर आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें सो प्लीज़। मजे मारो, एडवाइस लेना बंद करो, खासकर उससे जिसका स्किन इन द गेम ना हो आपके साथ में। मतलब जस्ट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एडवाइस दैट आई वुड वांट टू गिव, क्योंकि आज का पॉडकास्ट हमारा ऐसा रहा है। तो भाई एडवाइस मतलब आप बहुत यूनिक सिचुएशन में पले बड़े हो, पैदा हुए हो, ठीक है, आपकी तरह और कोई पैदा नहीं हुआ। मैं जिस दिन जिस जगह पे पैदा हुआ था वहाँ कोई और पैदा नहीं हुआ था, मैं ही हुआ था। जिस फैमिली ने मेरे को रेज़ करा है वहाँ पे कोई और रेज़ नहीं हुआ है, मैं ही हुआ हूँ। जिस स्कूल में मैं गया हूँ, जिस अवस्था में मैं गया हूँ, सिर्फ मैं गया हूँ। तो इतना यूनिक होता है ह्यूमन। अगर आपको समझना है कि भैया हर आदमी बोलता है ना, तो जब आप यूनिक हो तो आपकी कहानी भी यूनिक बनेगी। देयर इज़ नो वे, नो पर्टिकुलर वे टू रीच व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। 100 तक पहुंचना है, 90 प्लस 10 भी 100 है, 110 माइनस 10 भी 100 है, 99 प्लस 1 भी 100 है, 1 प्लस 199 भी 100 है, 2 प्लस 98 भी 100 है। 100 तक पहुंचने के आपके पास में n नंबर ऑफ वेज है, n नंबर ऑफ वेज। तो मेरी एडवाइस किसी की एडवाइस नहीं, हमसे ज्ञान ले लो आप।
हमसे ज्ञान ले लो, आप प्लेन ज्ञान लो और अपना दिमाग चलाना शुरू करो। आपकी अवस्था अलग है, आप यूनिक क्रीचर हो, अपनी यूनिकनेस निकालोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और आई थिंक इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। मेरे से भी एडवाइस मत लिया करो, मैं देता भी नहीं एडवाइस, मैं देता नहीं, मैं ज्ञान बांट लेता हूँ। आपको कुछ काम का लगता है तो आप निकाल लिया करो उसमें से। और बस आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू भाई पॉडकास्ट बाबा पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। सो आपको पॉडकास्ट तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।